Hello dear students, and today we are going to start second part of interaction with matter, X-ray interaction with matter. So mass attenuation practice से हम लोग ने पिछला लेक्चर लेफ्ट किया था. आई नो दिस इज़ ए लॉन्ग gap between both lectures, but I thought now it's important and I was busy in some work. So let's start. Use of the mass attenuation coefficient allows attenuation to be described as function of the mass of the material transversed. मीनिंग यूज़ ऑफ द मास अटेन्यूएशन का जो यूज़ होता है अटेन्यूएशन कोफिशिएंट का, वो अलाउ करता है अटेन्यूएशन को डिस्क्राइब करने में एज ए फंक्शन ऑफ द मास के ऑफ द मटेरियल ट्रांसफर्ड वर्स्ट जो मटेरियल को ट्रांसफर्ड होता है. एंड द थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम मस्ट बी स्पेसिफाइड यूजिंग मास थिकनेस को यूज करके ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या रो इंटू टी में होना चाहिए. एंड एक्सरे attenuation is determined by the product of the mass thickness and mass attenuation coefficient, that is rho into t into mu upon rho. And द प्रोडक्ट इक्वल्स, प्रोडक्ट जो इक्वल होता है म्यू इंटू टी के, जो कि जिसमें एटेन्यूएशन फैक्टर होता है ई के पावर माइनस म्यू टी, बिकॉज द डेंसिटी जो रो है वो कैंसिल आउट हो जाती है. एंड अभी हम इसको एक फिगर में देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू पे इसका इफेक्ट. एंड एट द लोवेस्ट एनर्जीज मोस्ट ऑफ द एटेन्यूएशन इज ड्यू टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड जो लोवेस्ट एनर्जीज होती हैं, लोवेस्ट एनर्जी पे मोस्ट ऑफ द अटेन्यूएशन किस वजह से होता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है. एंड एट हायर एनर्जीज पे मोस्ट ऑफ द अटेन्यूएशन होते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से. एंड इसको भी अभी हम लोग फिगर में देखेंगे. And mass attenuation coefficient shows a discontinuous increase at 33 kilo electron volt because this is the K cell binding energies of iodine. क्योंकि ये K cell binding आयोडीन की होती है 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टू मिनिमाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई आयोडीन के द्वारा एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए द एवरेज फोटोन एनर्जी नीड्स टू बी स्लाइटली हायर. जो एवरेज फोटोन एनर्जी होती है वो स्लाइटली हायर होना चाहिए देन 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. एंड हाफ वैल्यू लेयर क्या है? हाफ वैल्यू लेयर इज द quantifies the ability of an X-ray to penetrate tissue. हाफ वैल्यू लेयर क्वांटिफाइज करती है एबिलिटी को ऑफ एक्सरे बीम को जो पेनिट्रेट करती है एक टिश्यू को. एंड हाफ वैल्यू लेयर इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल दैट एटेन्यूएट्स एन एक्सरे बीम बाय 50%. किसी मटेरियल की जो थिकनेस होती है जो एक्सरे बीम को छीड़ करती है, एटेन्यूएट्स का मतलब होता है कम करना, छीड़ करती है, लगभग 50% तक कम कर देती है. एंड द थिकनेस ऑफ मटेरियल दैट एटेन्यूएट्स एन एक्सरे बीम बाय 90%. जब 90% उस मटेरियल की थिकनेस से उसकी एक्सरे बीम ऑब्जॉर्व हो जाती हैं या एटेन्यूएट्स हो जाती हैं तो उसको कहते हैं 10th वैल्यू लेयर. बिकॉज इट ट्रांसमिट्स ओनली 1/10 ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी. तब क्योंकि वो अपने 1/10 पार्ट को ही इंसिडेंट इंटेंसिटी को ही ट्रांसमिट कर पाती है. 1/10 वैल्यू लेयर इक्वल्स टू 3 हाफ वैल्यू लेयर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. MCQs में से पूछ सकते हैं 1/10 वैल्यू लेयर किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 3 हाफ वैल्यू लेयर के लगभग बराबर होता है. एट एवरेज डायग्नोस्टिक एक्सरेज
beam energy. The have value layer for soft tissues typically ranges from 2.5 to 3 centimeter. एंड जो एवरेज डायग्नोस्टिक एक्सरे बीम की एनर्जीज में हाफ वैल्यू लेयर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए उसकी रेंज क्या होती है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर होती है. एंड एट लो एनर्जीज एट मतलब 28 kb स्पेक्ट्रम पे देखें मैमोग्राफी में तो हाफ वैल्यू लेयर फॉर सॉफ्ट टिश्यू कितनी होती है 1 सेंटीमीटर. जो हाफ वैल्यू लेयर सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होती है 1 सेंटीमीटर. मैमोग्राफी में कितनी 1 सेंटीमीटर. और जनरली जो डायग्नोस्टिक में वैल्यू की रेंज क्या होती है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर होती है. देन द रिलेशन बिटवीन द लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट एंड हाफ वैल्यू लेयर के बीच में क्या रिलेशन है. तो रिलेशन इनका ये है कि HVL इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू, where mu is the attenuation coefficient, linear attenuation coefficient. ओके सो रिलेशन क्या है हम इनका रिलेशन है HVL इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू. ओके एंड अभी हम लोग टेबल में सभी के बारे में देखेंगे. ओके so here is the table and here we can see that variation of photoelectric effect for iodine, जिसमें आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है एज ए फंक्शन ऑफ प्रोटॉन एनर्जी डिपेक्टिंग डिसकंटिन्यूटी एट द के सेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड हियर इज इट के एज वैल्यू इसकी आयोडीन की 33 इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है. एंड मास अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के लिए भी दिखा रहा है. ओके एंड HVL जो होता है हाफ वैल्यू लेयर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी. फोटोन कैसे इंक्रीज होता है. फोटोन एनर्जी अगर बढ़ रही है तो HVL भी इंक्रीज होगा. एंड डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होता है. एट 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हाफ द फोटॉन्स विल बी एटेन्यूएटेड. आधे फोटॉन्स एटेन्यूएटेड हो जाएंगे बाई द 30 mm ऑफ टिश्यू 12 mm ऑफ बोन और 0.08 mm ऑफ लेड मिलीमीटर ऑफ लेड. सो जो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आधे फोटॉन्स एटेन्यूएट हो जाएंगे. 30 मिलीमीटर का हम लोग टिश्यू कोई भी टिश्यू यूज कर रहे हैं एंड 12 मिलीमीटर का कोई भी बोन है एंड 0.08 मिलीमीटर का कोई भी लेड है तो. एंड एक्सरे फिल्ट्रेशन इफेक्ट्स. सो नाउ फिल्टर्स very low energy x-rays are stopped at the exit the x-ray tube by the glass windows. बहुत ही कम एनर्जी वाले एक्सरे रेज जो होती हैं वो स्टॉप की जाती हैं एक्सरे ट्यूब में ग्लास विंडो के द्वारा विच एक्ट्स एज एन इनहेरेंट एक्सरे बीम फिल्टर. जो कि एक क्या रोकता है वो इनहेरेंट एक्सरे बीम फिल्टर होता है उस एक्सरे ट्यूब में जो कि लो एनर्जी वाली एक्सरेज को रोक लेता है अंदर ही. एंड द एक्सरेज बीम emerging from X-ray tube may be contain relatively low energy photon. जो मतलब लो एनर्जी फोटोन कंटेन करती है वो जाके आगे स्कैटरिंग सेकेंडरी स्कैटरिंग रेडिएशन देती हैं एंड प्लस वो फिल्म को फॉगिंग में ही हेल्प करती हैं. वो फिल्म की क्वालिटी को नहीं इम्प्रूव करती, इस वजह से उसको नहीं लेते हैं. एंड लो एनर्जी फोटॉन्स हैव ए नेग्लिजिबल चांस ऑफ गेटिंग थ्रू द पेशेंट. जो लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं उनमें नेग्लिजिबल ना के बराबर चांस होता है वो
कि पेशेंट के काम की हो, पेशेंट को क्रॉस कर जाए, एंड वो पेशेंट डोज को ही बढ़ाएंगे बिकॉज दे वुड बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द पेशेंट। एंड लो एनर्जी फोटॉन्स इरेडिएट द पेशेंट, वो पेशेंट को इरिटेट कर देंगी एंड बट ऐड नथिंग टू द इमेज, वो इमेज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगी एंड वो पेशेंट डोज को बढ़ाएंगी बस। एंड filters are added to the X-ray tube window to preferentially absorb low energy photons, जो फिल्टर्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं एक्सरे ट्यूब विंडो में टू प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करने के लिए, लो एनर्जी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ए टिपिकल फिल्टर फॉर द मोस्ट एक्सरे ट्यूब इज ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम, जो टिपिकली हम लोग एक्सरे ट्यूब्स में फ़िल्टर यूज करते हैं वो कुछ का कुछ मिलीमीटर्स का एल्युमिनियम फ़िल्टर होता है। एंड इसकी जो लगभग क्या होती है, जनरली हम लोग कितने का यूज करते हैं, 3 मिलीमीटर का हम लोग यूज करते हैं, कम ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन कितने की, कितने एम्पियर की है एंड किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं उस हिसाब से। एंड चेस्ट रेडियोग्राफी प्रीफर्ड एट हायर एक्सरे ट्यूब वोल्टेजेस में यूज इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन इंक्लूडिंग कॉपर एंड टिन। जो चेस्ट रेडियोग्राफी है उस पर हायर एक्सरे ट्यूब वोल्टेजेस होते हैं जिसकी वजह से हायर फिल्ट्रेशन इंक्लूड किया जाता है, कॉपर को टिन को इंक्लूड करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पसेस। एंड फिल्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द मैक्सिमम एनर्जी, जो फिल्ट्रेशन होता है वो मैक्सिमम एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है, किसकी मैक्सिमम एनर्जी, ऑफ द एक्सरे बीम स्पेक्ट्रम, जो हायर इंटेंसिटी की एक्सरेज ट्यूब से निकलती हैं फिल्ट्रेशन उनको अफेक्ट नहीं करता है। एंड फिल्ट्रेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द एक्सरे ट्यूब आउटपुट, जो फिल्ट्रेशन एक्सरे ट्यूब के आउटपुट को ऑलवेज रिड्यूस करता है, हमेशा कम करता है। एंड हाफ वैल्यू लेयर मोनो एनर्जेटिक फोटॉन्स क्या होते हैं, लेट्स सी, 1 मिलीमीटर में यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, एंड एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सॉफ्ट टिश्यू का दिया गया है 7.6 एटॉमिक नंबर एंड बोन का 12.3 के अराउंड एंड लेड का 82। सो इससे जो हाफ वैल्यू लेयर होती है वो क्या होती है, अभी अगर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ स्ट्राइक करेगा एक्सरे बीम तो हाफ वैल्यू लेयर सॉफ्ट टिश्यू में 18 बचेगी, बोन में 4 एंड ऑब्वियसली लेड में इट वुड बिकम 0.02। एंड द सेम वे दिस एनर्जी इफ वी विल स्ट्राइक फ्रॉम 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन सॉफ्ट टिश्यू में कितना बचेगा 30 एंड बोन में बचेगा 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेड में 0.08 बिकॉज लेड में हाई रिस्ट्रिक्टिव पावर्स होती हैं। एंड एनर्जी जो अब हम 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर रहे हैं तो 39 बचेगा हाफ वैल्यू लेयर एंड बोन की हाफ वैल्यू लेयर बचेगी 23 एंड 0.11 बचेगा लेड में। एंड 150 पे अगर करेंगे तो 45 विल बी इन द सॉफ्ट टिश्यू, बोन का 28 हाफ वैल्यू लेयर बिकॉज 50% इसका एटेन्यूएट हो जाता है एंड लेड का 0.31। ओके, एंड हियर इज द graphical representation of it, representing spectrum emitted from an X-ray tube as filtered by the exit window and ए रिप्रेजेंट करता है और ए है एडेड फिल्टर विथ एडेड फिल्टर बी।
ये है एडेड फिल्टर। एंड इधर से इसकी एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड करेक्टरिस्टिक एक्सरे का कर्व दिखा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी से लेके ओके एंड रिप्रेजेंट स्पेक्ट्रम एमिटेड फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब से स्पेक्ट्रम जो निकलता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिल्टर के द्वारा एंड दिस इज एंड बीम हार्डनिंग क्या होती है? Beam hardening refers to the effect of a filter on polychromatic X-ray beam containing a range of X-ray photon energies। जो बीम हार्डनिंग होती है वो इफेक्ट ऑफ ए फिल्टर होती है ऑन ए पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम। जो पॉली मीन्स मल्टीपल क्रोमेटिक मीन्स कलर्स एक्सरे बीम होती है कंटेन करती है रेंज ऑफ एक्सरे फोटॉन एनर्जी, जिसमें रेंज ऑफ ए टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ जो एक्सरे फोटॉन एनर्जीज होती हैं वो क्या करती है, इफेक्ट करती है फिल्टरिंग को। एडिंग फिल्टर चेंजेस द एक्सरे स्पेक्ट्रम। फिल्टर अगर चेंज लगा देंगे तो वो एक्सरे स्पेक्ट्रम को चेंज कर देता है। द एक्सरे बीम इंटेंसिटी आउटपुट इज डिक्रीज्ड विद द इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका एक्सरे इंटेंसिटी आउटपुट कम हो जाता है। बट द एवरेज एक्सरे एनर्जी इज इंक्रीज्ड। बट जो एवरेज एक्सरे एनर्जी होती है ये एक्चुअली जो पूरा आउटपुट जिसे जो लो एनर्जी के एक्सरेज होते हैं उनको सभी को रोक लेता है, बट हाई इंटेंसिटी जो एनर्जी एक्सरेज जा रही हैं तो उनको ये नहीं रोकता है, तो वो सब जाती हैं। एंड दिस इज हाउ इट टच एंड इस प्रकार से एक्सरे जो हाई इंटेंसिटी वाली हैं वो बढ़ जाती हैं। बीम हार्डनिंग इज द प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ लोअर एनर्जी फोटॉन। बीम हार्डनिंग क्या है? प्रेफरेंशियल लॉस होता है लोअर एनर्जी फोटॉन्स का एंड हायर एनर्जी फोटॉन्स आर द मोर लाइकली टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए फिल्टर। और जो हायर एनर्जी फोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ए फिल्टर के द्वारा। द एक्सरे बीम बिकम्स मोर पेनिट्रेटिंग। जो एक्सरे बीम है मोर पेनिट्रेटिंग हो जाती है एज द मीन फोटोन एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे ही मीन फोटोन एनर्जी बढ़ती है। एंड फिल्टर्ड बीम्स विथ हायर मीन फोटोन एनर्जीज आर कॉल्ड हार्डर एक्सरे बीम्स। और जो फिल्टर्ड बीम्स होती हैं विथ हायर मीन फोटोन एनर्जी, जो हायर मीन फोटोन एनर्जीज होती हैं उनके साथ क्या कहलाती है? हार्डर एक्सरे बीम। हार्डर एक्सरे मतलब बीम कहलाती हैं। बीम हार्डनिंग डज नॉट अकर विद मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। अगर सिंगल टाइप के फोटॉन्स निकल रहे हैं सेम एनर्जी के फोटॉन तो बीम हार्डनिंग नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो डिफरेंशियल एनर्जी फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसमें नो डिफरेंशियल एनर्जी का फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। एंड हार्ड बीम्स आर प्रोड्यूस्ड एट हाई वोल्टेजेस यूजिंग हैवी फिल्ट्रेशन। हार्ड बीम्स कब प्रोड्यूस होती हैं? हाई वोल्टेजेस में और हैवी फिल्ट्रेशन को यूज करके। एंड सॉफ्ट बीम्स आर प्रोड्यूस्ड एट लो वोल्टेजेस यूजिंग लेस फिल्ट्रेशन। और जो सॉफ्ट बीम्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं लो वोल्टेज पे लेस फिल्ट्रेशन को यूज करके। एंड एक्सरे बीम क्वालिटी। So quality refers to the ability of X-ray beam to penetrate the patient। जो एबिलिटी ऑफ एक्सरे बीम की होती है पेशेंट को पेनिट्रेट करने की, आर पार करने की, उसे ही क्वालिटी कहते हैं। सो एक्सरे बीम क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एवरेज एक्सरे बीम एनर्जी बिकॉज इफ देयर
they have a higher energy, it would be able to penetrate a patient. If there would be low energy x-rays, they would be absorbed from the patient's tissues or bones or multiple organs, because this that x-ray beam has no enough energy to penetrate the patient. So increasing बीम की क्वालिटी को इंक्रीज करने से क्या होता है, इंक्रीज होती है एक्सरे बीम पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे बीम की पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है, बिकॉज द एवरेज फोटोन एनर्जी इज हायर, क्योंकि जो एवरेज फोटोन एनर्जी होती है वो हायर होती है. एंड इंक्रीजिंग द एक्सरे ट्यूब वोल्टेज, जो अगर हम लोग एक्सरे ट्यूब का केवी बढ़ाएंगे, किलो वोल्टेज, द मोस्ट डायरेक्ट वे टू इंक्रीज द एक्सरे बीम क्वालिटी. अगर केवी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है. वी नो दिस वेरी वेल. ओके, एंड द रिड्यूसिंग द वोल्टेज वेवफॉर्म रिपल increases the average photon energy and x-ray beam quality. तो अगर रिड्यूस करते हैं वोल्टेज वेवफॉर्म जो रिपल है उसको, तो क्या इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस द एवरेज फोटोन एनर्जी. ये एवरेज फोटोन एनर्जी को इंक्रीज करता है एंड एक्सरे बीम क्वालिटी को भी. एंड इंक्रीजिंग एक्सरे ट्यूब फिल्ट्रेशन, अगर ट्यूब फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द बीम क्वालिटी. तो ये भी बीम क्वालिटी को इंक्रीज करता है. एज लो एनर्जी फोटॉन्स आर प्रिफरेंशियली रिमूव, बिकॉज लो एनर्जी फोटॉन्स तो रिमूव हो जाते हैं मैक्सिमम, तो फ्रॉम द एक्सरे बीम से रिमूव हो गए, देन इट बिकम बीम हार्डनिंग. And the quality of an X-ray beam can be specified as the thickness of aluminum in millimeter that reduces the X-ray beam intensity by 50% and also called half value layer. And जो क्वालिटी होती है एक्सरे बीम की, वो जो थिकनेस ऑफ एलुमिनियम होती है उसमें करते हैं, रिड्यूस की जाती है एक्सरे बीम इंटेंसिटी को 50% तक, एंड इसको हाफ वैल्यू लेयर कहते हैं. एट 80 kV पे द लीगल मिनिमम इन एक्सरे बीम हैव HVL इन मेनी स्टेट्स इज 2.5 मिलीमीटर ऑफ एलुमिनियम. जो इसका लीगल 80 kV पे लीगल मिनिमम एक्सरे बी हाफ वैल्यू लेयर है कई स्टेट्स में, वो है 2.5 मिलीमीटर ऑफ एलुमिनियम का. एंड ए लोअर हाफ वैल्यू लेयर मीन्स दैट, अगर कोई हाफ वैल्यू लेयर लो है तो उसका क्या मतलब है, बीम हैज टू मैनी लो एनर्जी एक्सरेज. उसका मतलब है बीम के पास कई सारी लो एनर्जी एक्सरेज हैं. ए टिपिकल हाफ वैल्यू लेयर इज 3 mm ऑफ एलुमिनियम. अगर टिपिकल हाफ वैल्यू लेयर है वो 3 mm ऑफ एलुमिनियम है. फॉर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी एट 80 kV, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के लिए 80 kV पे, इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एडेड फिल्ट्रेशन, इंक्लूड करता है इंटरनल और एडेड फिल्ट्रेशन को. आफ्टर फिल्ट्रेशन बाय 1 HVL एक्सरे बीम बिकम्स मोर पेनिट्रेटिंग. जो आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद HVL होता है वो एक्सरे बीम ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हो जाती है, हार्डर हो जाती है. फॉर पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम्स के लिए. एंड द सेकेंड HVL इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट देन द फर्स्ट HVL. जो सेकेंड हाफ वैल्यू लेयर होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है देन जो फर्स्ट हाफ वैल्यू लेयर होती है. एंड हील इफेक्ट क्या है, एक्सरेज प्रोड्यूस्ड विद इन द एनोड ट्रेवल इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस आइसोट्रॉपिक. एक्सरे जो प्रोड्यूस होती हैं एनोड से ट्रेवल करती हैं ऑल डायरेक्शन में, इक्वली बराबर से ट्रेवल करती हैं और आइसोट्रॉपिक कहलाती हैं.
X-rays produced within the anode must pass through a portion of target. वो टारगेट के पोर्शन से भी पास करती हैं and are therefore attenuated on their वे आउट ऑफ द टारगेट, और वो अपने टारगेट के वे में जब उस साइड जाती हैं तो अटेन्यूएट भी हो जाती हैं. एंड टारगेट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 74, एंड विच हैज़ द एटेन्यूएशन प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ लेड, और जिसकी एटेन्यूएशन प्रॉपर्टी लगभग लेड के बराबर होती है. और लेड का कितना है एटॉमिक नंबर 82. lead has the highest attenuation powers. so ऐसे ही टंगस्टन भी उसको एटेन्यूएट कर देता है. so दिस एटेन्यूएशन इज ग्रेटर इन द एनोड डायरेक्शन. जो ये एटेन्यूएशन होता है वो एनोड की साइड ज़्यादा होता है. so then in the cathode direction because of the differences in path length within the target. so then जो एनोड की तरफ इसका अटेन्यूएशन है एक्सरे बीम का, वो कैथोड की साइड से ज़्यादा है क्योंकि डिफरेंसेस उनके पाथ और लेंथ में होते हैं विद इन द टारगेट के साथ. एंड दिस इज़ नोन एज द हील इफेक्ट, और इसी को हील इफेक्ट कहते हैं क्योंकि जो एक्सरे इंटेंसिटी होती है वो हायर होती है. हायर, और जो ये रिजल्ट करता है क्या, हायर एक्सरे इंटेंसिटीज एट द कैथोड एंड एंड लोअर एक्सरे इंटेंसिटी इन द एनोड एंड ऑफ द बीम. जो हायर एक्सरे इंटेंसिटी कैथोड साइड होती हैं और लोअर इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे इन द एनोड साइड होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं, और इसे ही हील इफेक्ट कहते हैं. क्यों होती हैं, क्योंकि जब वो एनोड की साइड ट्रेवल करके जाती हैं तो जो टंगस्टन होता है वो उनको एटेन्यूएट कर देता है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हील इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है डिपेंड करता है ऑन द एनोड एंगल पे डिपेंड करता है. सोर्स टू इमेज डिटेक्टर डिस्टेंस एंड फील्ड साइज. जो मैग्नीट्यूड ऑफ द हील इफेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एनोड एंगल पे डिपेंड करता है. एंड सोर्स टू इमेज डिटेक्टर डिस्टेंस पे SID पे डिपेंड करता है, और किस पे, फील्ड साइज पे डिपेंड करता है. एंड टू रिड्यूस हील इफेक्ट को कम करने के लिए एनोड एंगल शुड बी इंक्रीज. हील इफेक्ट को अगर कम करना है तो एनोड एंगल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. SID भी बढ़ानी पड़ेगी, एंड फील्ड साइज जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज यानी कि कम करना पड़ेगा. ओके. And the heel effect can be taken advantage of by placing denser parts of the body. जो heel effect है इसका फ़ायदा कैसे लगते हैं, जो बॉडी के जो डेंसर पार्ट होते हैं, मतलब कि थिकर पार्ट होते हैं, विद द हायर डेंसिटी ऑफ द बॉडी एट द कैथोड साइड, जो उनको कैथोड साइड हम रख देते हैं. एंड द थिनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनको हम लोग एनोड साइड प्लेस करते हैं. जैसे कि इन द मैमोग्राफी द मोर इंटेंस कैथोड साइड इज यूज टू इरेडिएट द डेंसर चेस्ट वॉल रीजन. तो हम लोग मैमोग्राफी में क्या करते हैं, जो चेस्ट वॉल है उसको हम कैथोड की साइड प्लेस कर देते हैं, एंड जो थिनर पार्ट्स होते हैं उनको एनोड के साइड प्लेस कर देते हैं. सो इस टाइप से हम लोग हील इफेक्ट को एज ए बेनिफिट यूज़ कर लेते हैं. एंड स्कैटर रिमूवल, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटर रिमूवल. सो व्हाट इज स्कैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज स्कैटर. Scattered radiation is undesirable in diagnostic radiology because it reduces contrast. जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है वो अनडिजायरेबल होता है, हमें नहीं चाहिए वो रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज इट रिड्यूसेस कंट्रास्ट, ये पिक्चर क्वालिटी को कम कर देता है. एंड ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस
और द स्कैटर्ड फोटॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्पटन स्कैटर, और स्कैटर फोटॉन्स जो होते हैं वो कॉम्पटन स्कैटर से रिजल्ट होते हैं। किससे रिजल्ट होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट होते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग से। एंड द रेशियो ऑफ स्कैटर ऑफ प्राइमरी, जो रेशियो ऑफ स्कैटर होता है टू प्राइमरी रेडिएशन एग्जिस्टिंग ए पेशेंट कैन बी 5:1 इवन टू ग्रेटर। जो रेशियो होता है स्कैटर का प्राइमरी रेडिएशन के लिए वो एग्जिस्ट करता है पेशेंट के लिए, कैन बी 5:1 एंड इवन ग्रेटर, और उससे ज़्यादा। स्कैटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज्ड फील्ड साइज, जो स्कैटर है वो बढ़ता है इंक्रीज्ड फील्ड साइज के हिसाब से, एंड एरिया ऑफ एक्सरे बीम के हिसाब से, एंड इंक्रीज्ड पेशेंट थिकनेस, पेशेंट की थिकनेस के हिसाब से भी बढ़ता है। एंड कॉलिमेशन रिड्यूसेस द टोटल पेशेंट मास इरेडिएटेड एंड देयरफॉर रिड्यूसेस स्कैटर, और जो कॉलिमेशन है वो रिड्यूस करता है टोटल पेशेंट मास को, इरेडिएटेड जो जो टोटल पेशेंट मास को रेडिएशन लग रहा है, एंड देयरफॉर इट रिड्यूसेस स्कैटरिंग को भी ये रिड्यूस करता है। एट लो वोल्टेज, कम वोल्टेज पे देयर इज मोर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लेस कॉम्पटन स्कैटरिंग। अगर हम कम केवी पे कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा बॉडी में, किस वजह से होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, एंड लेस कॉम्पटन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तो कम होगी लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अगर लो केवी है। एंड लोअरिंग द एक्सरे ट्यूब वोल्टेज रिड्यूस, जो एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज है उसको अगर हम कम करते हैं तो रिड्यूस करता है पेशेंट पेनिट्रेशन को, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज डोज, वो पेशेंट पेनिट्रेशन को कम करता है और इंक्रीज कर देता है क्या, डोज ऑफ द पेशेंट। वेरिंग द केवी इज नॉट ए प्रैक्टिकेबल मेथड फॉर रिड्यूसिंग स्कैटर, केवी को बढ़ाने या कम करने से वो स्कैटरिंग कम ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ये एक अच्छा मेथड नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड नहीं है और रिड्यूसिंग स्कैटर को कम ज़्यादा करने के लिए। एज वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है द प्रोपोर्शन ऑफ स्कैटर इंटरेक्शन इंक्रीजेज, जो स्कैटर इंटरेक्शन होता है वो बढ़ जाता है वोल्टेज बढ़ने के साथ ही। एंड स्कैटर ऑफ लेस कंसर्न इज, ये स्कैटर लेस कंसर्न की बात होती है इन एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी, जब हैंड और पैर का एक्सट्रीमिटीज़ का हम लोग करते हैं एक्सरे। एंड पेशेंट थिकनेस इज स्मॉल, जब पेशेंट की थिकनेस स्मॉल होती है। इन एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी मोस्ट इंटरेक्शन विद बोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक, जो ज़्यादातर इंटरेक्शन होते हैं बोन के साथ वो फोटो इलेक्ट्रिक होते हैं। एयर गैप्स, व्हाट इज एयर गैप, एयर गैप्स बिटवीन द पेशेंट एंड कैसेट रिड्यूसेस स्कैटर, एयर गैप जो होता है वो पेशेंट और इस कैसेट के बीच में वो रिड्यूस करता है स्कैटर को। एंड स्कैटर्ड photons are less likely to reach the image receptor when there is an air gap, स्कैटर्ड फोटॉन्स जो होते हैं वो लेस लाइकली, वो कम होते हैं लाइकली टू रीच द इमेज रिसेप्टर व्हेन देयर इज एन एयर गैप, वो कम होते हैं वहाँ पहुँचने में जहाँ पे एयर गैप होता है, कम पहुँच पाते हैं। एंड प्राइमरी फोटॉन्स विल रीच इन द इमेज रिसेप्टर बट रिजल्ट इन एडिशनल मैग्नीफिकेशन, और जो प्राइमरी फोटॉन्स होती हैं वो इमेज रिसेप्टर पर पहुँचते भी हैं और रिजल्ट करते हैं एडिशनल मैग्नीफिकेशन के लिए, इमेज के लिए। एंड मूविंग इमेज रिसेप्टर्स अवे, जो फ्रॉम पेशेंट्स, अगर इमेज रिसेप्टर पेशेंट से दूर ले जा रहे हैं, टू इंट्रोड्यूस एन एयर गैप, एयर गैप को बढ़ाने के लिए इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये नहीं कर सकते। इमेज रिसेप्टर्स इन कॉन्टैक्ट चेस्ट रेडियोग्राफी आर टिपिकली
43 सेंटीमीटर। जो इमेज रिसेप्टर्स होते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी में जनरली 43 सेंटीमीटर्स के यूज करते हैं। वुड बी टू स्मॉल टू कैप्चर द पेशेंट एनाटॉमी विथ मैग्नीफिकेशन। वो काफ़ी स्मॉल होते हैं पेशेंट की एनाटॉमी को कैप्चर करने के लिए। एंड लार्जर द एक्सरेटिव आउटपुट इज रिक्वायर्ड व्हेन इंक्रीजिंग द फोकस टू द इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। और जो लार्जर द एक्सरेटिव आउटपुट, जो एक्सरेटिव आउटपुट जितना ज़्यादा होता है रिक्वायर्ड होता है व्हेन, कब, क्योंकि जब इंक्रीज करते हैं फोकस को टू द इमेज रिसेप्टर की तरफ, एंड दैट इज FID, फोकस टू द इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो। मेजर ड्रॉबैक ऑफ मैग्नीफिकेशन इमेजिंग इज द एडिशनल फोकल स्पॉट ब्लरिंग। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो मैग्नीफिकेशन इमेजिंग है, वो इसका एडिशनल फोकल स्पॉट ब्लरिंग कर देता है। एंड मैग्नीफिकेशन इमेजिंग इज समटाइम्स यूज्ड इन मैमोग्राफी एंड न्यूरो रेडियोलॉजी। ये एट द सेम पॉइंट पे तो दिखाता है बट तो वो फोकल स्पॉट ब्लरिंग करता है, मतलब आसपास के लिए, क्योंकि वो मैग्नीफाई करके दिखाता है ना। तो व्हेन मैग्नीफिकेशन इज यूज्ड एज एन एयर गैप इज इंट्रोड्यूस। जब मैग्नीफिकेशन यूज किया जाता है तो एयर गैप इंट्रोड्यूस होता है, मतलब एयर गैप होता है। विथ एयर गैप्स स्कैटर इज जनरली लो, तब स्कैटर लो होता है। एंड नो एडिशनल स्कैटर रिमूवल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। जब एयर गैप होता है तो स्कैटर जनरली कम होता है, कोई भी एडिशनल स्कैटर रिमूवल स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। एंड नाउ ग्रिड्स। एंटी स्कैटर ग्रिड्स आर मेड अप ऑफ मेनी नैरो पैरेलल बार्स ऑफ लेड और अदर हाईली एटेन्यूएटिंग मटेरियल। जो एंटी स्कैटर ग्रिड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? नैरो पैरेलल बार्स, किसके? लेड के पतली पतली बार्स के बने होते हैं। ये हाईली एटेन्यूएटिंग मटेरियल होते हैं, ये एक्सरे बीम को हाईली तौर पे एटेन्यूएट कम करते हैं। एंटी स्कैटर ग्रेड, मतलब ये स्कैटरिंग को कम कर रहे हैं। एंटी आर यूज टू रिमूविंग स्कैटर, ये किसके लिए यूज होती हैं? स्कैटर को रिमूव करने के लिए। कहाँ यूज होती हैं? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में यूज होती हैं। एक्सरेज पास बिटवीन द स्ट्राइप्स, जो लेड स्ट्राइप्स लगी हुए हैं उनसे, उनके बीच से पास होते हैं। विच आर फिल्ड विथ लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल सच एज एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। एंड ये जो है एक्सरे जब इस टाइप से पास होते हैं जो कि फिल्ड होती है लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल, जैसे कि एल्युमिनियम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, तो ग्रिड्स आर प्लेस्ड बिटवीन द पेशेंट। जो ग्रिड है वो पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर के बीच में प्लेस होती है। किसके बीच में? पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर। हियर इज द पेशेंट एंड दिस इज द इमेज रिसेप्टर। तो इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में होगी ये ग्रिड। ओके, इतना दूर नहीं होता है, मैंने ऐसे बना दिया है। एंड अभी एक हम ग्रिड रिड्यूस कैसे कर रहे हैं स्कैटर को ये भी देखेंगे स्क्रीन। एंड ग्रिड रेशियो इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रिप हाइट। जो ग्रिड रेशियो होता है स्ट्रिप हाइट होती है, एंड अलोंग द एक्सरे बीम, ये एक्सरे बीम के साथ, टू द गैप, बीम डायरेक्शन टू द गैप बिटवीन द लेड स्ट्रिप्स। लेड स्ट्रिप के बीच में जो गैप होता है वही है ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो को H/D से डिनोट करते हैं, वेयर H क्या है? स्ट्राइप हाइट, एंड D क्या है? एक्सरे बीम डायरेक्शन टू द गैप, एक्सरे बीम की डायरेक्शन गैप की तरह। एंड ग्रिड रेशियोज टिपिकली रेंज फ्रॉम 4 to 16। जो ग्रिड रेशियो जनरली यूज करते हैं वो कौन का रेंज क्या होती है? 4 से 16 के बीच में होती है। द टिपिकल रेडियोग्राफिक ग्रिड रेशियो यूज्ड क्लिनिकली इज 10। जो टिपिकली हम लोग अराउंड 10 का रेडियोग्राफी में कितना यूज करते हैं? ग्रिड रेशियो 10। ओके,
एंड ग्रिड रेशियो फार्मूला क्या है, H/D, एंड वेयर H इज द स्ट्राइफाइड एंड D क्या है, डायरेक्शन टू द गैप. ओके, एंड हेयर इट इज गिवन. स्कैटर रिमूवल को दिखाया गया है. Grids reduces the amounts of scatter radiation that reaches the film, and the lead strips of the focused grid are designed to be parallel to the coming beam. ये स्कैटर रेडिएशन को कम करती हैं. ये पेशेंट है, एक्सरे ट्यूब है, एंड इमेज रिसेप्टर है. इमेज रिसेप्टर, ग्रिड, पेशेंट, एंड इसमें दिखाया गया है कि ये लेड स्ट्रिप है, एंड ये इंटर स्पेस मटेरियल है जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. लेड स्ट्रिप की हाइट को H से एंड विड्थ को स्मॉल d से डिनोट करते हैं. एंड ABCD इसमें दिखा रहा है कि A प्राइमरी ट्रांसमिटेड बीम्स हैं, B सेकेंडरी प्राइमरी एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रिड हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंड C जो है वो स्कैटर्ड एब्जॉर्ब बाय द ग्रिड हो जाएंगी, एंड D स्कैटर्ड ट्रांसमिटेड हो जाएंगी. D जो स्कैटर हो रही हैं और ट्रांसमिट हो जा रही हैं. इधर से देखिए ये एब्जॉर्ब हो जा रही हैं एंड ये ट्रांसमिट हो जा रही हैं. एंड द strip line density is 1/d plus d lines per unit length, where small d is the strip thickness. जो small d है strip की thickness होती है. and strip line densities range from 25 to 60 lines per centimeter. जो strip line densities होती हैं वो 25 से 60 लाइन्स पर सेंटीमीटर होती हैं. 1 सेंटीमीटर कितनी हो सकती हैं, 25 से 60 लाइन्स. फोकस्ड ग्रिड्स हैव डाइवर्जिंग स्ट्रिप्स. जो फोकस्ड ग्रिड होती हैं उनमें डाइवर्जिंग स्ट्रिप्स होती हैं जो कि मस्ट बी यूज्ड एट द स्पेसिफाइड फोकल डेंसिटीज. जो कि स्पेसिफाइड फोकल डेंसिटीज के लिए यूज होती हैं. मोस्ट ग्रिड्स आर रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड्स. जो मोस्ट ग्रिड होती हैं रेसिप्रोकेटिंग होती हैं, जिसमें वेयर द ग्रिड मूव्स ड्यूरिंग द एक्सपोजर एंड स्प्रेडिंग द इमेज ऑफ ग्रिड लाइन्स ओवर द फिल्म एंड रेंडरिंग द इनविजिबल. रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड होती हैं जहाँ पे ग्रिड मूव करती हैं ड्यूरिंग एक्सपोजर के टाइम पे, स्प्रेडिंग द इमेज ऑफ द ग्रिड. जो इमेज ऑफ द ग्रिड को होती है इसको स्प्रेड करते हुए ग्रिड लाइंस पे ऊपर एंड ओवर द फिल्म एंड रेंडर करने के लिए, देम इनविजिबल करने के लिए. द डिवाइस दैट मूव्स द ग्रिड इज कॉल्ड ए बकी. जो डिवाइस मूव करती है रेंडर करने के लिए वो उसको बकी कहते हैं. नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर. जो बकी थे, मिस्टर बकी, ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इनके नाम पे बकी का नाम दिया गया है. गुस्ताव बकी इनका नाम था. एंड वन मोर, पॉटर वॉज ऑल्सो इन्वेंटर. पॉटर वॉज एन अमेरिकन. उन्होंने भी इन्वेंट किया था. ओके, एंड बकी ने ग्रिड की खोज कब की थी, 1921 में आई थिंक की थी. एंड जो पॉटर का था उनका भी इसी आसपास में था, लेकिन उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस वजह से उनको पता नहीं था कि बकी ने उसका पेटेंट ले लिया है. देन ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द सेम थिंग. तो इसको बकी और पॉटर दोनों के नाम से जानते हैं. एंड ग्रिड परफॉर्मेंस क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन इज द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस प्राइमरी रेडिएशन नॉट स्कैटर्ड दैट पासिस थ्रू द ग्रिड. प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है जो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट प्राइमरी रेडिएशन का होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होता है, जो कि पास करता है ग्रिड को. एंड द बकी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ग्रिड
टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। जो बाकी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है रेडिएशन का, इंसिडेंट जो होता है ग्रिड पे टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन की तरफ। जो बाकी फैक्टर इज द इंक्रीज इन पेशेंट डोज ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रिड। बाकी फैक्टर इंक्रीज करता है पेशेंट डोज को ड्यू टू द यूज ऑफ ग्रिड। एंड टिपिकल वैल्यूज जो होती हैं बाकी फैक्टर की वो कितनी होती हैं, 2 to 6 होती है। बाकी फैक्टर की जो रेंज होती है 2 to 6 होती है। एंड द कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर is the ratio of contrast with a grid to contrast without a grid। कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर क्या है, वो रेशियो होता है कंट्रास्ट विद ए ग्रिड, ग्रिड के साथ कंट्रास्ट का, और उसके अपॉन में करें तो कंट्रास्ट विदाउट ग्रिड, और इसको क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। एंड कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स लगभग कितना होता है, 2 होता है, 2। एंड आर्टिफैक्ट्स सच एज ग्रिड कट ऑफ मे बी कॉज्ड बाय एन इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, द रॉन्ग फोकल स्पॉट टू फिल्म डिस्टेंस फॉर फोकस्ड ग्रिड्स एंड इन्वर्टेड ग्रिड्स। जो आर्टिफैक्ट्स ग्रिड कट ऑफ की वजह से होता है वो किस वजह से होता है, बाय इम्प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है, द रॉन्ग फोकस स्पॉट टू फिल्म डिस्टेंस की वजह से होता है, फॉर फोकस्ड ग्रिड्स के लिए, एंड इन्वर्टेड ग्रिड्स में भी की वजह से भी हो सकता है। एंड इंक्रीजिंग द ग्रिड रेशियो इंक्रीजेज इमेज कंट्रास्ट। जब ग्रिड रेशियो को बढ़ाते हैं तो इमेज कंट्रास्ट भी बढ़ जाता है। ग्रिड रेशियोज में भी इंक्रीज्ड, ग्रिड रेशियो बढ़ जाता है कब, आइदर बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप, अगर लेड स्ट्रिप की हाइट बढ़ाएंगे तो ग्रिड रेशियो बढ़ जाता है, एंड इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द लेड स्ट्रिप, अगर स्पेस बिटवीन द लेड स्ट्रिप बढ़ाते हैं तो भी ग्रिड रेशियो बढ़ता है। एंड इंक्रीजिंग द ग्रिड रेशियो इंक्रीजेज एक्स-रे ट्यूब लोडिंग एंड पेशेंट एक्सपोजर। अगर ग्रिड रेशियो बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, एक्स-रे ट्यूब लोडिंग एंड पेशेंट एक्सपोजर बढ़ता है। एंड अभी इनके करेक्टरिस्टिक्स नीचे टेबल में दिए गए वो देखा जाएगा। एक्चुअल वैल्यूज विल डिपेंड ऑन द एक्स-रे स्पेक्ट्रम यूज्ड एंड पेशेंट करेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एक्स-रे स्पेक्ट्रम पे, यूज पे, एंड पेशेंट करेक्टरिस्टिक्स पे। एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस, जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, A 12:1 30 lines per centimeter ratio is common in reciprocating grids। जो 12:1 का रेशियो होता है वो कॉमन होता है रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड के लिए। इसमें 30 लाइन्स होती हैं प्रति सेंटीमीटर। स्टेशनरी ग्रिड विथ लो रेशियोज, स्टेशनरी ग्रिड में रेशियो कम होता है, 6:1 का होता है, यूज की जाती है फॉर द मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बिकॉज ए लो ग्रिड रेशियो टॉलरेट्स बीम मिसअलाइनमेंट। जो लो बीम ग्रिड रेशियो होता है वो बीम मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकता है। इसमें कितना होता है, 6:1। और ये किस चीज़ में यूज़ होता है, मोबाइल एक्सरे यूनिट्स में। जो बेड साइड एक्सरेज होते हैं, जो मोबाइल मशीन जो वो हम लोग चला के ले जाते हैं पेशेंट के पास, एंड वहाँ पे बेड पे जो पेशेंट वॉकेबल नहीं होते उनका करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टेशनरी ग्रिड यूज करते हैं जिसमें लो ग्रिड रेशियोज होते हैं। कितना होता है, 6:1। ओके, एंड हियर इज द characteristics of scatter removal। ग्रिड रेशियो 5:1 ग्रिड रेशियो, एंड इसमें स्कैटर ट्रांसमिशन 18% होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन 75% और बाकी फैक्टर 2। एंड 6:1 जो होता है इसमें 14 स्कैटर ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन 72 होता है, एंड बाकी फैक्टर 3 होता है। एंड 8:1 ग्रिड रेशियो जिसमें होता है स्कैटर ट्रांसमिशन 10 होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन 70 होता है, एंड बाकी फैक्टर 4 होता है। एंड
If grid ratio is 12:1, then scatter transmission is 5 and primary transmission कितना होता है 68 and बाकी factor is 5. ए हाई स्ट्रिप लाइन डेंसिटी, जो हाई स्ट्रिप लाइन डेंसिटी होती है उसमें 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर स्टेशनरी ग्रिड्स टू रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड लाइन्स ऑन रिजल्टेंट रेडियोग्राफ। जो हाई स्ट्रिप लाइन डेंसिटी होती है जिसमें 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर होती हैं वो स्टेशनरी ग्रिड्स में यूज होती हैं किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड्स की ग्रिड लाइन की जो विजिबिलिटी होती है रिजल्टेंट रेडियोग्राफ्स पे। कभी कभी अगर आपने इसमें किया हुआ है एक्सरेज मैक्सिमम टाइम तो कभी कभी उसमें लाइंस दिखने लगती हैं जब हाई के भी देते हैं एंड उसकी विजिबिलिटी को कम करने के लिए तो कितना देते हैं, ये हाई स्ट्रिप लाइन डेंसिटी यूज की जाती है 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर यूज करते हैं हम। एंड ग्रिड्स आर जनरली यूज फॉर बॉडी पार्ट्स ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर 3। एंड जो ग्रिड्स जनरली यूज होती हैं फॉर द बॉडी पार्ट्स के लिए जो कि 12 सेंटीमीटर थिकर पार्ट्स होते हैं। हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ में जनरली ग्रिड्स नहीं यूज करते हैं। एंड पोर्टेबल चेस्ट रेडियोग्राफी इज जनरली परफॉर्म्ड एट लोअर एक्सरे ट्यूब वोल्टेज टू minimize scatter because using grids at the bedside is very difficult। जो पोर्टेबल चेस्ट रेडियोग्राफी होती है उसमें जनरली लोअर एक्सरे ट्यूब वोल्टेजेस होते हैं और स्कैटरिंग को भी मिनिमाइज करने के लिए इसमें जो होते हैं ग्रिड यूज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसलिए इसको अवॉइड करते हैं या फिर कम ही यूज करते हैं। एंड ग्रिड्स आर जनरली नॉट यूज फॉर एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफ। जो हाथ पैर के एक्सरे होते हैं उसमें ग्रिड यूज नहीं करते हैं इन विच स्कैटर इज नेगलेक्ट, जिसमें स्कैटर कम होता है रेडिएशन भी कम देते हैं क्योंकि वो स्मॉल डेंसिटी ऑर्गन होते हैं। एंड ग्रिड रेशियोज अप टू 8:1 आर यूज्ड बिलो 90 kV। जो ग्रिड रेशियो होता है 8:1 का यूज होता है कितने पे, 90 kV पे। हायर रेशियोज ग्रिड्स आर जनरली यूज्ड अबव 90 kV। जो हायर रेशियो ग्रिड्स होते हैं जनरली यूज होते हैं 90 kV के ऊपर। एंड वेरी हाई ग्रिड रेशियो 16:1 आर सेल्डम यूज्ड बिकॉज जो वेरी हाई 16:1 यूज होते हैं कभी कभी होते हैं। क्यों यूज होते हैं, द इंक्रीज इन द पेशेंट डोज इज नॉट जस्टिफाइड बाय द करस्पॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट इन इमेज टू कंट्रोल। ये कभी कभी सिर्फ यूज करते हैं व्हेन इट्स वेरी नीडी बट जनरली इसको नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये पेशेंट डोज को बढ़ाता है एंड पेशेंट डोज को अननेसेसरली हमें बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं होता है विद द पेशेंट डोज एंड करस्पॉन्डिंग इम्प्रूवमेंट इन, और ये इम्प्रूवमेंट में भी उतना हेल्पफुल